त्योहारों से भरे इस दमदार हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार, जहां दुनिया भर के बाजारों से फिर से बेहतरीन और मजबूती के संकेत और भारतीय बाजारों में वही बिकवाली का दबाव बरकरार। नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर। ऐसे में कैसा रहेगा एक्शन, रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार के एक्शन की तो सर बात करेंगे, बट कल शाम का एक्शन थोड़ा हजम नहीं हुआ। ओके, अच्छा पूरा देखा मैच आपने? बड़ी हिम्मत है। नहीं चलिए ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब जीतना हारना लगा रहता है, ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। दूसरे खिलाड़ियों को क्या कहें, हम खुद जिस खेल में हम हैं मार्केट के, हम खुद कई बार गलत पढ़ते हैं, बुरी तरह से गलत पढ़ते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एक एफर्ट, जो एक प्रयास दिखना चाहिए वो मिसिंग था। आई थिंक सारे जितने क्रिकेट के वो फैंस हैं, उन्हें इस बात की तकलीफ ज़्यादा है कि वो प्रयास नहीं दिखाए जूझने का। बाकी ठीक है, हार जीत लगी रहती है, हारने से कभी उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो समहाउ वो मिसिंग था। और दोनों ही मैच में ठीक है, ठीक बुरा दौर है, ये भी खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। मार्केट का करेक्शन भी खत्म होता है, नए हाइज बनते हैं। बिल्कुल। और इंडियन टीम से कई बार क्वालिफाई नहीं करने के बाद फिर आगे वर्ल्ड कप भी जीती है। और सबसे बढ़िया बात यही है कि दीप, अगर जो कुछ हुआ उससे सीख कर आगे बढ़ पाए तो इससे बढ़िया बात नहीं। बिल्कुल। तो ठीक है, हाँ थोड़ा एक खराब लगा ज़रूर, झटका लगा भी। हाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बड़ी, मैं जब ट्वीट पढ़ रहा समाओ, पिछली बार पाकिस्तान वाले मैच में और इस मैच में मैंने एक भी ट्वीट पहले नहीं किया। वो कहीं से अंदर से कंफर्ट और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हम बहुत अच्छे से जीत जाएंगे। सो मैंने कहा कि पहले करने के बजाय मैच की बात किया जाए, मौका मिला नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट्स में पढ़ रहा था, हमारे जो दर्शक हैं जो क्रिकेट और मार्केट दोनों देखते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे पढ़ने को मिला, वही कि जिस हिसाब से 2 ओवर्स के बीच में जो ब्रेक होता है, क्रिकेट का ब्रेक, उसमें जो मैसेज आते हैं, ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। तो ऐसा लगता है कि क्रिकेटर्स क्रिकेट छोड़कर म्यूचुअल फंड से बेच रहे हैं। ऐसा है, हम प्राइम जो वो हो गया है। म्यूचुअल फंड्स को भी शायद अब समझ में आएगा कि वाकई में जिन लोगों को क्रिकेट की समझ है उन्हें म्यूचुअल फंड बिकवाना कितना सही है, और जिन्हें म्यूचुअल फंड की समझ है उन्हें नज़रअंदाज करना कितना सही है। तो ये चीज़ समझ में आएगी। हर फील्ड के अपने अपने मास्टर होते हैं, बिल्कुल बढ़िया है, जल्दी समझ में। लेकिन मुझे उन सारे एडवर्टाइजर्स के साथ सहानुभूति है जिन्होंने ये सोचकर डील साइन की होगी कि इंडिया नॉकआउट में भी पहुंचेगा। अब भी पहुंच सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से, वो एक अलग बात है। बट हाँ समझो, मतलब वो ये कि इफ और बट के साथ तो उनके पैसे वसूल नहीं होंगे, ये बात। अब मैच देखने में वो मजा नहीं है। बिल्कुल सर। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बट यू लिव एंड यू लर्न। हमारे पिच के मास्टर तो आप हैं सर, बताइए आज मार्केट के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स रहेंगे? ट्रिगर्स दीप दुनिया भर के बाजारों से बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों से फिर से नए रिकॉर्ड बनने के संकेत है, और बहुत ही दमदार तेजी के साथ वहाँ के बाजार बन रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। वीकेंड पर भरपूर नतीजे आए। अच्छी बात यह है दीप कि कहीं भी नतीजों में कोई भी एक भी एक्सीडेंट नज़र नहीं आया। इनफैक्ट फॉर अ चेंज इस वीकेंड पर जितने मिड कैप्स के रिजल्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये एक अच्छी बात है। रिजल्ट्स का थोड़ा सपोर्ट आज आपको मिल सकता है। निफ्टी के 2 दिग्गज आज नतीजे पेश करेंगे। HDFC लिमिटेड के भी रिजल्ट्स हैं, तो उस पर नज़र रखेंगे। वायदा कारोबार की 3 कंपनियां, और आज से 3 और नए खिलाड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं अपने प्राइमरी बाजार की इनिंग की। 3 IPO आज खुल रहे हैं, इन पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, पैसा लगाएं या नहीं। 5 एक्टिव IPO होंगे, लंबे समय बाद वापस से प्राइमरी मार्केट में बाहर आती हुई दिख रही है, लेकिन शायद सही समय पर नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, समय की आपने बात करी सर, और उसी समय पर करना है क्योंकि ग्लोबली हमारे बाजार के लिए भी नया महीना जब भी शुरू होता है तो काफ़ी सारा डेटा आता है, तो उस पर तो सबकी नज़र है ही। पर ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है सर, इसको कैसे देखना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बिकवाली आती हुई दिख रही है FIs की तरफ से, एक तो पिछले हफ्ते करीब 15,700 करोड़ की FIs ने बिकवाली करी है, वहाँ से एक चिंता आती हुई दिख रही है। लगातार 9 दिनों से बिकवाली कर रहे हैं। इस महीने जो अक्टूबर का महीना गया है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली करी। तो इस बिकवाली को कैसे समझे? ये बिकवाली है या ये प्रॉफिट बुकिंग है? बिकवाली, ये बिकवाली है। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग बीच में कई बार आई है, और जब भी प्रॉफिट बुकिंग आई दीप, हमने कभी भी इन्वेस्टर्स को डरने और घबराने नहीं दिया। हमने कहा कि FIs की बिकवाली, FIs की प्रॉफिट बुकिंग से बाजार नहीं चलते, और डरिए मत, राइट। ये और अब तक ये फॉर्मूला पिछले 1.5 साल से काम आया है। बिल्कुल।
पहली बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मार्क लगे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अब तक हमेशा एफआईज कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग करते थे, फिर से खरीदने के लिए लौट आते थे, और इसी वजह से आपने साइजेबल करेक्शन कभी देखे नहीं, 1.5-2 दिनों से ज़्यादा का करेक्शन हुआ नहीं, 2-3% से ज़्यादा का करेक्शन हुआ नहीं। ये लंबे समय बाद ऐसा होता दिख रहा है कि 5-7 दिनों का करेक्शन हो गया, 1000 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन हो गया, ये पहली बार हुआ है बहुत लंबे समय में। सो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एफआईज की मतलब तगड़ी बिकवाली है, और पहली बार ऐसा हुआ कि लोकल फंड्स ने दमदार खरीदारी सामने नहीं की है, जबकि उनके पास पैसा है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, इसका मतलब क्लियर कट है कि लोकल फंड्स को भी वैल्यूएशन से कंफर्ट नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं दीपी, इस दिवाली पर जितने स्पेशल शोज बाजार के दिग्गजों के साथ मैं कर रहा हूं, एक भी एक्सपर्ट मुझे बुलिश नजर नहीं आ रहा है। मैक्सिमम लोग नेगेटिव साइड पर हैं बाजार को लेकर, और अगर कोई है भी थोड़ा बहुत तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल को आप बुलिश मान लीजिए। अब एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि सारे लोग अगर नेगेटिव हैं तो बाजार गिरेगा कैसे, बिल्कुल। दूसरी तरफ आप अगर उनकी कलेक्टिव विजडम पर भरोसा करें, और वो बाजार के दिग्गज इसलिए कि उन्होंने लंबे समय से बाजार देखे, समझे और उन्हें एनालाइज किया है, तो उनके लिए चिंताएं की बात है, तो फिर बाजार में थोड़ा आपके लिए अपसाइड लिमिटेड हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि इस लेवल पर बाजार में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद दिग्गज इन्वेस्टर्स को फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है, कि समझिए आप 10% बढ़ जाए और 10% की आपकी डाउनसाइड रिस्क भी हो, तो फिर आप पैसा क्यों लगाएंगे? बिल्कुल करेक्ट। अगर आपके 10% गिरने की रिस्क और 20-25% की अपसाइड हो, तो चाहे वो नेक्स्ट छोड़ दे स्टॉक्स में हो, तो आप पैसा लगाएंगे। तो इस लिहाज से एफआईज की जो बिकवाली है वो पहली बार दमदार बिकवाली होती दिख रही है, और उसने घरेलू फंड्स या फिर दिग्गज इन्वेस्टर्स को हाथ रोकने पर मजबूर किया है, पहली चीज। दूसरा, अब तक जो बड़ा सपोर्ट आ जाता था लोकल ट्रेडर्स की तरफ से, जिसे हम तीसरी महाशक्ति कहते थे, बिल्कुल उनके लिए एक चीज क्लियर है कि वो पैसा तब तक डालते जाते हैं जब तक कि उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ना हो, या जब तक कि ये भरोसा हो कि रिकवरी और रिबाउंड बहुत स्ट्रांग होगा। इस बार वो मिसिंग है। तो पहली बार ये हुआ कि लोकल ट्रेडर्स से अपनी पोजीशन संभालना मुश्किल होता दिख रहा है। फ्रेश खरीदारी की बात तो दूर है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए आपको जो चाहिए, घरेलू फंड्स और लोकल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से सपोर्ट, वो मिसिंग है। और एफआईज की तरफ से तगड़ी बिकवाली है। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म वाली नहीं है। एफआईज को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई हमें थोड़ा बेचना चाहिए। अब कुछ अच्छी चीजें हैं, वो भी हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या कुछ अच्छा होता दिख रहा है। लेकिन ये बात सही है, इस बार की प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली इस कमजोरी की एकमात्र वजह एफआईज की सेलिंग है, और जिसे हम अब तक ये मानकर चल रहे थे कि बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन सही वक्त पर इस बार सपोर्ट मिसिंग था। सो दो तरह से इसे देखें, एक बिकवाली का प्रेशर, दूसरा खरीदारी का अभाव। जो सपोर्ट हर बार आ जाता है वो सपोर्ट भी मिसिंग था, इसलिए आप तेजी से गिरे, ज्यादा गिरे और ज्यादा दिनों तक गिरे। तो इस बार पहली बार दोनों करेक्शन एक साथ हुए हैं, टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। नहीं तो अब तक सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन मिलता था, टाइम वाइज नहीं। दोनों करेक्शन एक साथ आए और ये लंबे समय बाद देखने को मिला है, इसलिए बाजार के लिए थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता दिख रहा है। बिल्कुल वही है। तो बिकवाली ज्यादा है, प्रॉफिट बुकिंग तो है, बट ज्यादा बिकवाली का प्रेशर है, अनडाउटेड। ठीक है, ये जो एक्शन हुआ है इसके बाजार के मूड माहौल पर असर पड़ता है, जो हम सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, ट्रेंड इंडिकेटर्स की बात करते हैं? बिल्कुल पड़ता है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं, और पढ़ना भी चाहिए। अल्टीमेटली आप एक डायनामिक मार्केट में हर रोज प्राइसेस चेंज होती है, हर रोज लेवल्स चेंज होते हैं, और इसीलिए लंबे समय बाद हमारा ट्रेंड जो है पॉजिटिव से न्यूट्रल आया है। पॉजिटिव से अब न्यूट्रल है। यस, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे 17,750, 17,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके नीचे बंद ना हो तब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। पहली बार लंबे समय बाद ट्रेंड न्यूट्रल हुआ है। अब इस न्यूट्रल ट्रेंड में अब आगे के लिए, अब चूंकि आप जहां बंद हुए हैं वहां से कितनी रिस्क खुल सकती है ये समझना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि ट्रेंड न्यूट्रल हुआ तो थोड़ा नीचे हम जा सकते हैं। नीचे जाने के लिए अब तुरंत जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है दीप, वो है 17,525, 17,500, 17,575। ये 75 पॉइंट की रेंज को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लें। ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन ये ऐसा सपोर्ट नहीं जहां से आपको ट्रेंड रिवर्सल या बहुत बड़ा, जिस लेवल के नीचे ट्रेंड आप नेगेटिव होते देखेंगे वो है 17,325, 17,375। ओके, यानी कि यहां से लगभग 300, 350 पॉइंट की जगह 2% की और है। और अगर 17,300 के नीचे जाकर आप बंद होते हैं तो ही ट्रेंड आपका नेगेटिव होगा। सो इस समय मैं उससे नीचे का करेक्शन या फिर उससे नीचे की बिकवाली नहीं देख रहा। इमीडिएटली 17,500, 575 पर भी रुक सकता है। ओके, और हो सकता है एक आध दिन में आपको करेक्शन पूरा करके वापस से ऊपर क्लोज देना शुरू करे। लेकिन अब ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा वो बता दूं, जब तक आप 18,125, 18,175 के ऊपर बंद ना हो,
जो कि यहाँ से 500 से 600 पॉइंट दूर है। तो 2% आपको बढ़ना पड़ेगा, तब आपका ट्रेंड पॉजिटिव होगा, और 2% और घटेंगे यहाँ से तो आपका ट्रेंड नेगेटिव होगा। सो ब्रॉडली आपको इस रेंज में ट्रेड करना है। नीचे की तरफ 17,300 400, ऊपर 18,100 18,200, ये रेंज में आप वक्त बिताएंगे, टाइम वाइज करेक्शन देखेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखेंगे। बिल्कुल, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो बढ़िया आ ही रही हैं, बाजार में दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं और आज नतीजों पर भी रिएक्शन। चलिए ये ट्रेंड की एक इंपॉर्टेंट बात है, 2% ऊपर यहाँ से 500 पॉइंट अप मूव से ट्रेंड पॉजिटिव होगा और 2% नीचे करीब 300 350 पॉइंट गिरने के बाद ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। बाकी संकेतों को कैसे देखना है सर फिर आज के लिए? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर, सुपर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। एफआईएस के संकेत नेगेटिव है, थोड़ा सा सुधरने के संकेत दे रहे हैं। विस्तार से हम बातचीत करेंगे कल के डेटा पर, शुक्रवार के डेटा पर जी। इन जनरल हमने डेटा की बात की, लेकिन शुक्रवार का डेटा इंटरेस्टिंग है दीप, और उसमें एक अच्छी चीज भी दिख रही है, खराब तो है ही है लेकिन अच्छी भी दिख रही है, उस पर भी बात करेंगे। घरेलू फंड्स के डेटा पॉजिटिव साइड पे है, एफएनओ डेटा पॉजिटिव है, सेंटिमेंट कॉशियस से नेगेटिव साइड पर है, ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल आज हुआ है। चलिए तो ट्रेंड में हूँ। हाँ, 17,525, 17,575, 17,625 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, और इसके नीचे 17,450, 17,525 आज के लिए स्ट्रॉन्ग खरीदारी का जोन है, सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदारी आ सकती है। ऊपर 17,750, 17,850 की रेंज में हम ओपन होते हुए दिखेंगे, इस रेंज में कहीं कहीं खुलेंगे। इसके ऊपर निकलने पर 17,900, 17,950 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 38,675, 38,775 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जो शुक्रवार के लोज हैं वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे, खरीदारी का काम करेंगे उन लेवल्स पर, वो है 38,425, 38,525। और दीप यहाँ पर अब भी ट्रेंड बहुत बिगड़ा नहीं है बैंक निफ्टी पर, क्योंकि आप अभी भी थोड़ा ठीक है, 39,000 के ऊपर बंद हुए हैं। इमीडिएटली 39,350, 39,500 इस रेंज में बैंक निफ्टी खुलना चाहिए। उसके बाद 39,700, 39,775 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। ये है आपके लिए बड़े जोन। ठीक है सर, तो चलिए ये तो आपके लिए बड़े जोन निकल कर आ गए। दिन की ट्रेडिंग रेंज कैसे देख रहे हैं? दिन की ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से देखेंगे तो 17,625, 17,800 ये आपके लिए दिन की छोटी रेंज है। 17,575, 17,850 दिन की मीडियम रेंज लेकर चलें आप, और बड़ी रेंज के तौर पर 17,525 से लेकर 17,900 ये आपके लिए बड़ी रेंज होगी इस वक्त निफ्टी के लिहाज से। बैंक निफ्टी 38,775, 39,350 दिन की छोटी रेंज, 38,525, 39,500 दिन की मीडियम रेंज, और 38,425 से लेकर 39,775। अगर सरप्राइज आया दीप तो बैंक निफ्टी में आ सकता है ऊपर की तरफ। ऊपर की बैंक निफ्टी के मैंने लेवल्स थोड़े से कंजर्वेटिव दिए हैं, मुझे बार बार लग भी रहा था कि शायद थोड़ी हायर रेंज देनी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई डेटा के हिसाब से। दिल से तो लग रहा था कि देनी चाहिए, लेकिन डेटा के हिसाब से नहीं लगा, तो फिर मैंने डेटा के हिसाब से दिए जो भी दिए। तो आप हिंट आउट परफॉर्मेंस का दे रहे हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है। अगर तेजी बनी, रिकवरी बनी, तो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है, ऑलवेज गुड टू हियर दैट। बताएं सर फिर जो एफआईएस की पोजीशन है वो कैसे देखें, और पीसीआर क्या कह रहा है? थोड़ा सा एक अच्छी चीज जो दिखी है वो एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग में थोड़ा सा 2% बढ़ोतरी होकर आई है, इसीलिए मैं एफआईएस के डेटा यही डिस्कस करना चाहता हूँ। दीप, जो डेटा है वो 5,143 करोड़ की बिकवाली के हैं एफआईएस के, वो अपने आप में बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, और हाल ही के दिनों के सिंगल डे बिकवाली का आंकड़ा सबसे बड़ा है। करेक्ट, राइट। सो बड़े बिकवाली के आंकड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहली बार लंबे समय के बाद एफएनओ में थोड़ी सी आपको खरीदारी दिखी है, ज्यादा नहीं है जी। 690 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। ऐसे देखा जाएगा तो इंडेक्स फ्यूचर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फ्रेश लॉन्ग बने, फ्रेश लॉन्ग बने, तो एफआईएस इस लेवल पर बेचने का रोक कर अगर इंडेक्स में, अब उन्हें इंडेक्स में ज़्यादा, इसका मतलब ये समझे, हालांकि पहले ही दिन है जहां उन्होंने खरीदारी की, आज फिर देखेंगे, लेकिन अगर एफआईएस को ये लगता है कि इंडेक्स में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है तो फिर स्टॉक्स भी एक लिमिट में बेचेंगे। दूसरा, छोटा ही सही 1,500 करोड़ का स्टॉक्स में भी फ्यूचर्स में खरीदारी का आंकड़ा है, तो स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों फ्यूचर्स में एफआईएस ने थोड़ी खरीदारी की है, तो कैश में बिकवाली बढ़ी है और एफआईएस ने थोड़ी सी खरीदारी की कोशिश वहां पर की, तो आंकड़े उतने बुरे, उतने खराब नहीं है जितने दिख रहे हैं। हाँ,
अब दूसरी चीज एक और है दीप कि जनरली एफआईज की खरीदारी या बिकवाली की शुरुआत जो होती है वो वायदा कारोबार से होती है। और ये मैं बार बार आपको कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म व्यू अगर आपका एफआईज का देखना है तो एफएनओ के डेटा उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैश में ऐसे देखेंगे तो बड़ा बिकवाली का आंकड़ा है और सीरीज के पहले दिन वाकई में बड़ा है। अगर ये सीरीज का आखिरी दिन होता तो ठीक था। तो अगर बाजारों को ऊपर की तरफ रुकना है, अटकना है और वापस से सेलिंग आनी है तो उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार एफआईज या फिर एफआईज की बिकवाली के आंकड़े ये है। अंडरस्टूड। और आप वैसे भी कहते हैं कि एक तो फ्यूचर्स में और स्पेशली इंडेक्स फ्यूचर्स में जब खरीदारी हो तो वो पहला संकेत होता है रिवर्सल का। करेक्ट, तो वहीं पर देखना है। ठीक है, चलिए। तो एफआईएस के डेटा तो आपके लिए समझ में आ ही गए। पीसीआर जो है 7.75, ये भी एफएनओ डेटा भी मैं आपको यही बता दूं। पुट कॉल रेशियो अनडाउटेडली ओवरसोल्ड है। सीरीज की शुरुआत में 0.75 का पुट कॉल रेशियो 100% ओवरसोल्ड है और आज इसके दम पर पक्के तौर पर 100% आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। अब वो शॉर्ट कवरिंग शुरू में ही खुलकर बहुत गैप से खुल जाए और भाग जाए, एक पॉसिबिलिटी वो बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम खुले, एक बार झटका खाएं, नीचे थोड़ा और पहुंचे, शुक्रवार के लोज के आसपास पहुंचे जो कि 17,625 610 के आसपास के हैं, वहां से घूमें। बट घूमना निश्चित है, 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसलिए भी निश्चित है दीप कि इस सीरीज की शुरुआत है, इस सीरीज की शुरुआत आपने हल्के नोट पर की है। बिल्कुल, इसलिए एक शॉर्ट कवरिंग आपको मिलेगी, अच्छी वाली मिलेगी, ये छोटी नहीं मिलेगी, अच्छी वाली मिलेगी। और स्पेसिफिकली एक और चीज बताऊं, जो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी हो सकता है इंडेक्स में आपको कम भी मिले, स्टॉक्स में तगड़ी मिलेगी, स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग तगड़ी मिलेगी। ये संकेत पहले से ये आते हुए दिख रहे हैं। तो आज एक शॉर्ट कवरिंग के लिए हम पक्का ट्रेड करेंगे। ये तो बढ़िया संकेत दे रहे हैं। ये आज के सबसे बढ़िया संकेत यही है। हाँ, मार्केट ओवरसोल्ड है। अब ऐसे में इमीडिएटली जो सपोर्ट है निफ्टी पर वो है 17,500 पर, 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। और तुरंत जो रुकावट है 17,800। तो 125 पॉइंट बढ़ने तक मैं बहुत खुश नहीं हूँ। मुझे मजा तब आएगा जब 17,800 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे। जब तक 17,800 नहीं पार करता तब तक तो आप गिनेंगे ही ना, मैं 125 पॉइंट 130 पॉइंट तब तक नहीं गिनूंगा। 17,800 पर के पार निकलकर टिकने पर ही शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का मजा आएगा और वो कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा। क्योंकि 22 लाख शेयर 17,800 पर है, उसके बाद 17,900 पर थोड़ी हल्की फुल्की पोजीशन है। 18,000 आपके लिए माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अब 18,000 जब तक तो दूर हो गया। हाँ, 18,000 दूर हो गया थोड़ा सा। बट एनीवे, तो 17,800 17,500 ये ब्रॉडली आपकी निफ्टी की रेंज है जिसको आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी पे डेटा कम है, वही 39,000 के आसपास सपोर्ट है, 40,000 के आसपास रुकावट है, उसमें डेटा बहुत ही कम है, तो ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं। ठीक है सर, तो पोजीशंस पर आते हैं फिर। मौजूदा पोजीशंस है तो क्या करना है सर? 17,600 शुक्रवार के जो लोज हैं वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए और वही इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर अब आपका स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस शुक्रवार के लो का थोड़ा दूर है 38,400 का, क्लोजिंग बेसिस पर 39,000 का रख लीजिए, यानी 100-125 पॉइंट नीचे बंद हो तो हल्का कर लीजिए। शॉर्ट अगर आप हैं तो आपको अब स्टॉप लॉस अगर दूर रखना है 17,900 का बनता है दीप, उससे पहले स्टॉप लॉस है नहीं। अब वो 17,900 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाता है, 200-225 पॉइंट दूर है, लेकिन वही है, वही रखना भी चाहिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे का स्टॉप लॉस मैं छोटा दे रहा हूँ 39,550, जो कि गुरुवार की क्लोजिंग 39,508 पर हुई है। उसके ऊपर निकल कर ट्रेड करें तो फिर काट लीजिए, क्योंकि एक बार बैंक निफ्टी ना थोड़ा पता नहीं एग्रेसिव ट्रेड दिखा सकता है। अभी तक बैंक निफ्टी ने एक भी बार खराब होने के बहुत मतलब निफ्टी से ज़्यादा खराब होने के संकेत नहीं दिए। इसलिए मैं रिकवरी पर बैंक निफ्टी पर ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ। तो 39,550 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिए। क्लोजिंग अगर आपको रखना है दूर का तो 40,050 का रखिए, नहीं तो 39,550 का क्लोजिंग भी रख सकते हैं। अपनी श्रद्धा पर है, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी और लॉस करने की कैपेसिटी पर है। अदरवाइज आप 39,550 का रखें, छोटा रखना है तो, बड़ा रखना है तो 40,050। ठीक है सर, नई पोजीशंस कैसे बनाए? खरीदे निफ्टी 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक बार आप 17,800 के आसपास पहुंचे तो स्टॉप लॉस को 17,600 ले आए, ट्रायल करते चले। 17,500 अभी रखिए, 17,750 800 दो छोटे टारगेट, 850 900 मीडियम टारगेट और 950 फाइनल टारगेट, जिसके लिए निफ्टी में करनी है खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं जी, 17,850 17,900 की रेंज में आए, वहाँ पर बेचिए। 950 तक आए तो और बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18,050 का आपका स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पर आपको रखना है। नीचे की तरफ वापस 17,800 750 700 675 और 625 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बिकवाली करनी है। अंडरस्टूड सर।
बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी खरीदिए। खरीदने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि शुक्रवार के लोज के आसपास आए तब खरीदिए, वो है 38,500 से लेकर 38,675। ये 675 जो है यानी कि 250 पॉइंट की रेंज, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं अगर आए तो। और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 38,400 का, शुक्रवार के लो का। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे 38,775, 39,100, 39,300 और 39,350, ये सारे टारगेट है जिनके लिए करनी है खरीदारी। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो उस रेंज का इंतजार न करें और आपको 38,900 के स्टॉप लॉस के साथ ही खरीद लेना है। और टारगेट जो आपको बनेंगे 39,300, 39,400, 500, 700 और 775, ये टारगेट बनेंगे। वैसे 40,000 तक के टारगेट बनते हैं दीप, लेकिन 40,900 पॉइंट दूर हो जाए तो आज के लिए हिम्मत नहीं होती 900 पॉइंट तेजी की बात करने की। 500-600 पॉइंट भी बढ़ जाए तो बड़ी बात है। तो 39,775 तक की राह तो दिखती है, वहाँ तक तो जाना चाहिए, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही शॉर्ट करें बैंक निफ्टी, और वो शॉर्ट कर रहे हैं 39,700, 775 में। और अगर आप थोड़े आराम से शॉर्ट करने वाले ट्रेडर हैं तो और 40,000 के ऊपर का लेवल का इस्तेमाल करें। यहाँ जो शॉर्ट पोजीशन बनानी हो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 39,700, 775 में बेचना है। 39,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 39,575 और 500 दो छोटे टारगेट, 39,400 और 39,350 दो मीडियम टारगेट, और 39,100 तक के फाइनल टारगेट के लिए आप वहाँ पर कर सकते हैं बिग वाली। क्लियर है सर। तो चलिए, ये तो रही आपके लिए सारी पोजीशंस निफ्टी बैंक निफ्टी की। डेटा भी सर आपने समझा दिया है। बाय द वे, पहले ही दिन सीरीज के पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये आपने वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में आते हुए देख लिया, तो नज़र रखेंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट इसका रहेगा। बट पीएनबी पहले ही दिन वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में आ गया है। आईपीओस की बात करें सर, 2 आईपीओस तो ऑनगोइंग है। आज नाइका का आईपीओ बंद होगा, फिनो का आज दूसरा दिन है, पर जो नए खुल रहे हैं पॉलिसी बाजार या पीबी फिनटेक आईपीओ, कैसे देखना है सर इसे, क्या सलाह देंगे आप? पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार, दो ये पोर्टल्स हैं इनके पास में, दोनों ही अपने अपने बिजनेसेस में मार्केट लीडर हैं। पहले बता दूं कि आपको करना क्या है। पीबी फिनटेक के आईपीओ में जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, ये ध्यान में रखें। तो आईपीओ पर पहली चीज़ तो ये कि जो रिस्क ले सकते हैं, क्यों, पहले अच्छी चीज़ें बता दूं कंपनी के बारे में। और सबसे बढ़िया बात है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचने के मामले में और ऑनलाइन लोन देने के मामले में ये लीडर कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये मार्केट लीडर है। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट मोनोपोली काइंड ऑफ पॉलिसी बाजार का और पैसा बाजार का। नोन ही है सर, बहुत वेल नोन ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने काम ही ब्रांड बनाने पर ही किया है, जितना पैसा खर्च किया है एडवर्टाइजिंग पर वो ज़बरदस्त है। और वही एक बड़ी वजह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं, तो उस लिहाज से मार्केट लीडर है। रेवेन्यू की ग्रोथ अभी तक बहुत बेहतरीन रही है, आगे भी रहेगी। हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, और ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने का, इंटरनेट का, डिजिटाइजेशन का, ये सारे जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा। कंपनी के ग्रोथ प्लान्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, ऑनलाइन भी और कुछ हद तक ऑफलाइन भी, और इंटरनेशनल मार्केट्स में दुबई वगैरह में भी ये अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो सारे ग्रोथ प्लान्स अच्छे हैं, कुछ एक्विजिशंस करने का भी इरादा रखते हैं। तो ग्रोथ तो कंपनी में रहेगी और मार्केट लीडरशिप भी रहेगी, दोनों ही रहेगी लंबे समय तक। उस हिसाब से जिन लोगों को रिस्क लेने की ताकत है वो पैसा लगा सकते हैं। अब रिस्क लेने की ताकत के हिसाब से क्यों, इसमें सबसे बड़ी नेगेटिव एक ही कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है नहीं। और कंपनी के रिस्क फैक्टर्स में आप देखेंगे तो पहला रिस्क फैक्टर यही है कि कब प्रॉफिटेबल होगी हमें पता नहीं, अभी नहीं पता, और ना हो तो ना भी हो। अब तो यही ऐसे ही देखना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई अगर कोई कंपनी मुनाफे में नहीं है तो मैं पैसा क्यों लगाऊं, ये बात सही है, अपना अपना रिस्क लेने का तरीका है। बहुत सारी कंपनियां लगा रही हैं, बहुत सारे फंड्स लगा रहे हैं, आप जिस तरह से देखना चाहें वैसे देखें। सो अगर आपको लगता है कि मुझे लॉस मेकिंग बिजनेस में पार्टनर नहीं बनना है तो फिर आप छोड़ दें। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि नए ज़माने के बिजनेस ये कब प्रॉफिटेबल बाद में होते हैं, आपको पता है कि रेवेन्यू के बेसिस पे मल्टीपल मिल जाते हैं, मार्केट शेयर के बेसिस पे मिल जाते हैं, उसका फ़ायदा पीबी फिनटेक को भी मिलेगा। दूसरा ये कि इससे बड़ी जो चीज़ रिस्क मुझे दिखते हैं, प्रॉफिटेबल कब होगी नहीं होगी तो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे उससे बड़ी रिस्क ये है कि ऑनलाइन बिजनेस है इनका, इंश्योरेंस वगैरह का, कब कौन से रेगुलेशंस बदल जाएं पता नहीं चलता। तो दीप, मुझे ना ई कॉमर्स कंपनियों में जो IRCTC का हमने हाल देखा है, ठीक है ना, कब किस चीज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन बदले, नो डाउट ये डायरेक्टली सरकारी कंपनी नहीं है, लेकिन कभी कोई ऑनलाइन बिजनेस को लेकर कुछ ऐसा रूल आ गया जो कंपनी के पूरे डायनामिक्स ही चेंज कर दे। करेक्ट। कोई ऐसा नया प्लेयर आके डिस्ट्रप्शन कर दे,
किसी ने सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड है स्टॉक ब्रोकिंग में, जहाँ पर कोई नए प्लेयर आकर आपको बिल्कुल ही साफ कर देंगे और पूरा मार्केट शेयर ले जाएंगे। ऑनलाइन में भी ऐसे डायरेक्ट हुआ करते थे, ऑफलाइन में तो इतने बड़े बड़े ब्रांड है, उसमें आकर कोई एक नया प्लेयर आकर आपका पूरा डिस्ट्रप्शन कर देता। तो वो डिस्ट्रप्शन कहीं भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जिस पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है बजाय वैल्यूशन से भी। प्रॉफिटेबल और वैल्यूशन तो अपनी जगह है, लेकिन ये रिस्क थोड़ी सी मुझे ज़्यादा दिखती है। उस लिहाज से अगर आपकी रिस्क लेने के, प्लस तीसरा मार्केट की भी रिस्क है। वो पहले जैसा हाल नहीं था कि मार्केट में कि हाँ 2 हफ्ते पहले ये सब कुछ अच्छा है, लाओ। अब थोड़ा मार्केट में भी लोग कोशिश हो रहे हैं। तो अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है, लगाएं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा, और इस बीच में अगर लिस्टिंग पर पैसा बन जाए शॉर्ट टर्म में तो खुश हो जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। बट वैसे लॉन्ग टर्म के लिए नए ज़माने का बिजनेस है, रिस्क समझकर पैसा लगाएं। क्लियर है सर। तो ये तो रही पीबी फिनटेक की बात। एसजेएस एंटरप्राइजेस इस आईपीओ में क्या करना है? इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट से भी मैंने बात की, कॉन्फिडेंट है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रमोटर्स का बिजनेस की समझ है उनको, रेवेन्यू की ग्रोथ भी अच्छी है। दीप एक और अच्छी बात है, कंपनी डेट फ्री है, कैश रिच कंपनी है, ऑलरेडी कंपनी के बुक्स में अच्छा खासा कैश है, कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे भी रहेंगे। सो हर एक लिहाज से, उस लिहाज से देखेंगे तो कंपनी अच्छी दिख रही है। आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ये वो सारे क्या बोलना चाहिए, गाड़ियों के लोगो बनाने का, उनको बाइक्स, कार्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह हो गए, उनके लोगोज बनाना, उनको ब्यूटीफाई करना है, ये सारा इंटरेस्टिंग कारोबार है और ये खत्म नहीं होने वाला, बढ़ने वाला ही है। भाई मुझे याद है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल के ज़माने में, तो वो एक ही राजदूत, एक ही ईएसडी आती थी, एक ही जावा आती थी। मतलब एम्बेसडर ने कितने दशकों तक अपना कलर और मॉडल नहीं बदला। बिल्कुल कलर तक नहीं बदला, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में देखिए, हर एक वर्जन में आपको, मॉडल तो छोड़ दिए, एक मॉडल के 5 वर्जन है तो 5 अलग तरह, तो इस तरह के, और इसका फ़ायदा इसको है। सो बिजनेस अच्छा है कंपनी का, आगे ग्रोथ आउटलुक भी मुझे ठीक दिखता है। ये सारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव एक ही है, वैल्यूशन थोड़े सस्ते करने चाहिए थे, ज़्यादा महंगे है, थोड़े महंगे। मतलब लिस्टिंग के लिए गुंजाइश छोड़नी चाहिए थे कि अब भी बन सकता है लिस्टिंग गेन, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, लेकिन मैं लिस्टिंग गेन के लिए आज से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल भी है और वैल्यूशन महंगे नहीं है लेकिन सस्ते भी नहीं है। मतलब जो भाव होना चाहिए उसी पर दे दिया। मैं प्रमोटर होऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि जो भाव बनता है उससे 10-15% नीचे दूंगा, ताकि मेरी बची हुई स्टेक की वैल्यू बढ़ जाए। जी करेक्ट, और लोगों का इंटरेस्ट बने। दूसरा ये कि 5 आईपीओ एक साथ हैं, तो एचएनआई इन्वेस्टर्स की जो फंडिंग के इश्यूज हैं, नायका में बहुत सारी फंडिंग चली जाएगी, तो बहुत पैसा इन आईपीओ में आने के लिए है नहीं, तो रेस्पॉन्स थोड़ा कम मिल सकता है कंपैरेटिवली, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा भी चाहिए। तो इन सब के बीच में लॉन्ग टर्म आउटलुक है आपका, तो पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो दोनों आईपीओ लिस्टिंग गेन के हिसाब से न लगाएं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाएं, और लिस्टिंग गेन मिल जाए तो खुश हो जाइए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं कि आपको 2 साल 3 साल रखना है, उस हिसाब से देखिए। अंडरस्टूड। चलो तो चलिए, ये है अनिल जी की सलाह। आईपीओस पर भी बढ़िया एक्शन होने वाला है बाजार में, आईपीओ मार्केट को लेकर नजर रखेंगे इन सब पर। एक और है सिगाची। हाँ, सिगाची भी है। वो इतनी आईपीओ ध्यान में नहीं इतना, वो एक्चुअली छोटी प्राइस का आईपीओ, 100-125 करोड़ का आईपीओ है, तो इसलिए मैंने उसे विस्तार से देखा नहीं, क्योंकि छोटी प्राइस के आईपीओ में अंदाजा लगाना और प्रोमोटर्स के ट्रैक रिकॉर्ड का, मैं ये नहीं कह रहा खराब है या अच्छा है, मतलब वो जो चीज़ समझ में नहीं आए उस पर ओपिनियन क्यों देना। जी सही बात है। सिंपल। सो समझना मुश्किल, क्योंकि अब आप देखिए पार्स डिफेंस छोटी साइज का आईपीओ इतना बढ़ने के बाद कैसे बढ़ गया, बढ़ने के बाद वापस गिर गया, तो वो समझ के बाहर की चीज़ें हो जाती है। वहाँ पर बिजनेस मॉडल थोड़ा ठीक समझ में आता था, तो इसलिए सिगाची मेरी ओपिनियन ही नहीं है, खराब या अच्छी का सवाल नहीं है, ओपिनियन ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक चलेगा। 5 में से 4 पर तो आपने अच्छी सलाह दे दी, इसको जाने दें, बट बाकी 4 के लिए आपके पास सलाह है, और स्पेशली जो आज 2 खुल रही हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म शायद लिस्टिंग गेंस मिले तो मिले, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। आइए फिर आपको बता दें, आज तो ढेरों खबरें आई हैं, ओवर द वीकेंड इतने सारे नतीजे रहे, जल्दी से हमारी रिसर्च टीम से जानते हैं कौन से नतीजे, कौन से ट्रिगर्स और कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर आपको रखनी है नजर। मानसी, वरुण, देवांशी और आशीष के साथ। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड कई सारे नतीजे, और आज भी कम से कम कैश स्पेस के 50 नोटेबल कंपनियां जिसके नंबर्स आने वाले हैं। अबान ऑफशोर, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, बजाज कंज्यूमर, डॉलर इंडस्ट्री और कई सारी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग का राइट्स इशू आज खुलने जा रहा है, 15 नवंबर तक ये खुला रहेगा। इशू प्राइस जो है 23 रुपये प्रति शेयर की है, और साइज जो है 164 करोड़ का रहेगा। अक्टूबर बिक्री, ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए आज दिखेंगे, जिस पर नजर होगी। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स शेयर जैसे पीवीआर, आइनॉक्स लीजर पर
नजर रखें। दिल्ली में सिनेमा हॉल आज से पूरी क्षमता के साथ कामकाज कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ 50% की सीमा थी, अब से पूरी क्षमता के साथ कामकाज करेंगे तो इससे मल्टीप्लेक्स शेयरों पर नजर रहेगी। प्राइस बैंड रिवीजन IRB इंफ्रा का हुआ है 10% से 5%। वहीं ASM फ्रेमवर्क से बाहर होती हुई कुछ कंपनियां हैं, APL, अपोलो ट्यूब्स, एशियन होटल्स, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, तिरुमलाई केमिकल्स जैसी कंपनियां ASM से बाहर होती हुई दिखेगी। कोलगेट और नवीन फ्लोरिन एक्स डिविडेंड आज ट्रेड करेंगे। वहीं IPO अपडेट, नायका का IPO आज बंद हो जाएगा। दूसरे दिन के अपडेट अगर देखें, कुल 4.8 टाइम से सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, जिसमें रिटेल हिस्सा 6.3 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। IPO का साइज 5,352 करोड़ का है। 1,085 से 1,125 इसकी प्राइस बैंड है। वहीं फिनो पेमेंट बैंक IPO का आज दूसरा दिन है। पहले दिन के अपडेट, सब्सक्रिप्शन 51% होते हुए दिखी है। वहीं रिटेल हिस्सा जो है 2.7 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। साइज 1200 करोड़ का है। 560 से 577 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड इसका तय किया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स। आइए नतीजों के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं वरुण के साथ। वरुण, मॉर्निंग बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नजर रखिएगा, क्योंकि IOC के नतीजे अच्छे आए हैं। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 14% बढ़ा है, मार्जिन 8.2% पे आया है, अनुमान 8% का था, और मुनाफा 7% बढ़ा है, 6,360 करोड़ पे आया है, अनुमान 5,340 करोड़ का था। 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। UPL ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक नंबर्स है। रेवेन्यूज 18% बढ़े हैं, मार्जिन्स 20% का अनुमान था, 19.35%, मुनाफा 634 करोड़ पे आया है, अनुमान से थोड़ा कम है। ओबेरॉय रियल्टी नतीजे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स। सेल्स जो है 754 करोड़ पे आया है, 730 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 49.4% पे आए हैं, हालांकि मार्जिन गिरे हैं लेकिन 46.7% का अनुमान था। मुनाफा 93% बढ़ा है, 267 करोड़ पे। अपोलो टायर्स कमज़ोर नतीजे हैं, रेवेन्यूज 18% बढ़े हैं लेकिन अनुमान से कम है। मार्जिन 16.5% से गिर के 12.6%। मुनाफा जो है कंपनी का 174 करोड़ पे आया है, घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन मुनाफा का अनुमान कहीं ना कहीं अच्छा खासा था। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल लॉस भी कंपनी को हुआ है, 600 करोड़ के आसपास का लास्ट ईयर हुआ था, तो उसके चलते पिछले साल कंपनी को घाटा था। लेकिन ऑपरेशनली थोड़े वीक नंबर है अपोलो टायर्स के। डालमिया भारत शुगर्स, यहाँ पे नतीजे जो है वो ठीक ठाक है। रेवेन्यूज 2% बढ़ी है, मार्जिन्स लेकिन गिरे हैं, 12.7% से गिर के 12%। मुनाफा 6.6% बढ़ा है, 59 करोड़ पे आया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े नतीजे। देवांशी बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक का आप देखिए काफ़ी मजबूत नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किए हैं। ब्याज से आय 27% बढ़ी है, मुनाफा 50% तक का जंप है। प्रोविजन इस बार घटे हैं और इसी के चलते मुनाफे में एक जंप देखने मिला है। लोन बुक 10% तक बढ़ती हुई दिखी और साथ ही इनकी जो असेट क्वालिटी है वहाँ पे भी सुधार देखने मिला है। स्लिपेजेस लगभग 80% तक कम होते हुए दिखे हैं, 1600 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं। ब्याज से आय 8% बढ़ी है, मुनाफा 13% तक बढ़ता हुआ दिखा है। AUM में बढ़त है, डिस्बर्समेंट सबसे ज्यादा बढ़े हैं और इसके चलते फायदा मिलता हुआ दिखा है। असेट क्वालिटी में भी इस बार सुधार देखने मिला है, 7.82% GNPA, नेट NPA 4.18% पर। चोलामंडलम फाइनेंस यहाँ पे भी नतीजे अच्छे आते हुए दिखे, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं। ब्याज से आय 11% तक बढ़ी है, मुनाफा 40% तक बढ़ता हुआ दिखा है। डिस्बर्समेंट्स में 35% तक की बढ़त है और जो असेट क्वालिटी है वहाँ पे हल्का सा सुधार इस बार होता हुआ दिखा है। और साथ ही REC नंबर्स यहाँ पे भी अच्छे आते हुए दिखे, कुल आय 14% बढ़ी है, जो मुनाफा है वो भी 25% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोर नतीजे इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं, स्लिपेजेस बढ़ते हुए दिखे हैं। ब्याज से आय 5% बढ़ी है, मुनाफा 60% तक कम होता हुआ दिखा है। प्रोविजंस इस बार बढ़ते हुए दिखे हैं और इसी का इम्पैक्ट मुनाफे में आता हुआ दिखा है। जो ग्रॉस NPAs हैं 4.64% पे आते हुए दिखे और जो नेट NPAs हैं 2.37% पे आए, 2.3% से बढ़कर। तो असेट क्वालिटी भी हल्की सी कमज़ोर होती हुई दिखी है। इसके साथ ही गॉडफ्री फिलिप्स यहाँ पे जो ओवरऑल नंबर्स हैं हल्के से कमज़ोर हैं, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े स्टेबलाइज होते हुए दिखे। कुल आय 8% तक कम हुई है, कामकाजी मुनाफा 5% घटा है। मार्जिन्स भी आप देखिए 22.8% पर आते हुए दिखे हैं और साथ ही जो मुनाफा है वो इस बार 1% तक बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन ओवरऑल ऑपरेशनली अगर आप देखें तो बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। मानसी बताएं, आपके पास और कौन से नतीजे हैं? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट मजबूत नतीजे हैं। कंपनी का मुनाफा देखिए 41% की बढ़ोतरी, 103 करोड़ मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। वहीं कंपनी की आय में करीब 17% की बढ़ोतरी हमने देखी है। महाराष्ट्र सीमलेस मार्जिन्स वीक है, अदरवाइज नतीजे अच्छे हैं। कंपनी की आय में 64% की बढ़त है। कंपनी का कामकाजी मुनाफा 11% बढ़ा है और मुनाफे के फ्रंट पर करीब 9%
प्रतिशत की बढ़त हमने देखी है। अंबर एंटरप्राइजेज मजबूत नतीजे, कंपनी की आय में करीब 44% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 52% बढ़ा है और मुनाफे के फ्रंट पर हमने देखा करीब 1.5 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 7.5 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है, तो काफी मजबूत नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कतरू पावर ट्रांसमिशन, कंपनी के नतीजे कमजोर हैं, सिर्फ आय में बढ़ोतरी हमने देखी है 17% की, इसके अलावा मार्जिन टूटे हैं और मुनाफे के फ्रंट पर करीब 42% की गिरावट देखने को मिली है। और साथ ही IFB इंडस्ट्रीज मिले जुले नतीजे यहां पर पोस्ट किए हैं। कंपनी की आय देखिए 34% की बढ़ोतरी है, 990 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है, लेकिन मार्जिन यहां पर टूटते हुए दिखे और मुनाफे के फ्रंट पर करीब 22% की गिरावट कंपनी ने देखी है। ओके, तो ये हैं आपके लिए नतीजे। लंबी लिस्ट है आज, आइए सेकंड राउंड शुरू करते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो यहाँ पे कार्ड रेट का नतीजे थोड़े कमजोर है। एबिटा फ्रंट पे 33 करोड़ का लॉस किया, बॉटम लाइन में 38 करोड़ के आसपास का लॉस किया है। नियोजन केमिकल नतीजे ठीक ठाक है, लेकिन मार्जिन में गिरावट है, 18.3% से गिर के 17.7%। मुनाफा जो है करीब 11 करोड़ पे आया, 7.5 करोड़ से बढ़कर। शेम्बॉन केमिकल यहाँ पे नतीजे जो है वो ठीक ठाक है, मार्जिन गिरे हैं 6.3% से गिर के 5.1%। मुनाफा जो है 3.2 करोड़ से बढ़ के 4.7%। गोदावरी इस्पात नतीजे स्ट्रांग है, मार्जिन 24.3% से बढ़ के 34.2% और कंपनी को मुनाफा जो हुआ है 297 करोड़ का हुआ है। साडा एनर्जी नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 87% बढ़े हैं, मार्जिन 24.1% से बढ़ के 40.1%, मुनाफा 255 करोड़ पे आया है। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज नतीजे यहाँ भी अच्छे हैं, मार्जिन में 24.6% से बढ़ के 27.9%, मुनाफा 89% बढ़ा है, 233 करोड़ पे आया है। ओके, देवांशी बताएं कौन से और नतीजे हैं? रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी आप देखिए अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। इनकी जो कुल आय है वो 50% बढ़ी है, साथ ही जो मुनाफा है वो भी इस बार दुगना होता हुआ दिखा है, 235 करोड़ पे 118 करोड़ से बढ़कर कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में भी इस बार अच्छा खासा जो गेन है एबिटा बढ़ता हुआ दिखा है, मार्जिन 16.4% पे आते हुए दिखे हैं। केपरी ग्लोबल, यहाँ पे आप देखिए जो आय है वो 18% बढ़ी है, मुनाफा इस बार 15% तक कम होता हुआ दिखा है। ऑपरेशनल नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। CDSL मजबूत नंबर्स हैं, आय 64% बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा भी 75% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए 60% है, वहां से बढ़कर 68% पर पहुंचते हुए दिखे, मजबूत नंबर्स हैं। और DCB बैंक के भी हल्के से मिले जुले नंबर्स आप देखिए, जो प्रोविजंस हैं वो इस बार 15% तक कम होते हुए दिखे और इसी के चलते जो मुनाफा है इसको सहारा मिलता हुआ दिखा, लेकिन इसके बावजूद 21% गिरावट मुनाफे में आती हुई दिखी। ब्याज से आय इस बार 3% तक कम होती हुई दिखी है। असेट क्वालिटी हल्के से सुधरते हुए दिखे हैं। ADA फूड्स नंबर्स इस बार अच्छे हैं, ओवरऑल जो आय है 16% तक बढ़ती हुई दिखी, कामकाजी मुनाफा भी 15.5% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन स्टेबल है 17% पे, जो मुनाफा है वो हल्का से कम हुआ है, 12.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा, 12.6 करोड़ से घटकर, लेकिन इन ऑल ADA फूड्स थोड़े से मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे। ओके, मानसी बताइए और कौन से नतीजों पर करना है फोकस? जी बिल्कुल, कैस्ट्रॉल इंडिया बेहद मजबूत नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए। कंपनी की आय में करीब 190% की बढ़ोतरी दिखी है, वहीं कंपनी का मुनाफा यहां पर 206% की बढ़ोतरी हमने देखी है। मार्जिन भी 24.5% से 26% पर जाते हुए दिखे हैं। केम्प्लास सनमार मार्जिन डिप हुए हैं, इसके अलावा नतीजे मजबूत है। कंपनी की आय में 81% की बढ़त है, मार्जिन 25% से 20.7% पर जाते दिखे और मुनाफा जो है, जहां कंपनी 12 करोड़ का नुकसान देख रही थी, अब 151 करोड़ का मुनाफा देख रही है, तो मजबूत नतीजे कहे जाएंगे। GE शिपिंग, सिर्फ रेवेन्यूज में हमने आय में बढ़ोतरी देखी है 14% की, इसके अलावा मार्जिन गिरावट देख रहे हैं और मुनाफा जो है उसमें भी 1% की गिरावट है। हाँ, 4.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा कंपनी ने की है। JSW एनर्जी कंसोलिडेटेड नंबर्स, कंपनी की आय में करीब 8% की बढ़ोतरी देखी हमने, मुनाफा जो है ये गिरा है करीब 5.5 से 6%। नजारा टेक्नोलॉजीज, प्रॉफिट्स जो है कंपनी के मजबूत है, इसके अलावा नतीजों में कमजोरी देखी गई है। कंपनी के मुनाफे में करीब 7.4% की बढ़ोतरी हमने देखी है। अदर इनकम 14.3% बढ़ी है। रेवेन्यू में करीब 1.5% की गिरावट है और मार्जिन जो है 19.3% से 14.5% पर डिप हुए हैं। BLS इंटरनेशनल, कंपनी की आय 45% बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी के मार्जिन जो है 10% से 15% और मुनाफा 97% बढ़ता दिखा। अंत में JK लक्ष्मी सीमेंट, कंपनी के रेवेन्यू यानी कि आय में करीब 7% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 29% से 23.6% गिरे हैं। वहीं प्रॉफिट्स जो है यहाँ पर भी हमने 6% की गिरावट देखी है। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे नतीजे। फाइनल लिस्ट और कुछ खबरों के साथ वरुण है तैयार। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो फाइनल लिस्ट सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे GSK फार्मा, हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में बताया था कि तगड़े नतीजे आएंगे और तगड़े नतीजे आए। कंपनी ने हर पैरामीटर पे बीट किया है। रेवेन्यूज 1000 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं, मार्जिन 27.4% पे आए हैं, 24% के आसपास का अनुमान था और मुनाफा देखिए 204 करोड़ पे आया है, 180 करोड़ के आसपास का अनुमान था और तगड़ी ग्रोथ देखने मिली है YoY क्वार्टर दोनों। GIC हाउसिंग
यहाँ पे रेवेन्यू जो है 6% बढ़ी है, मुनाफा 115% बढ़ा है, 45.23 करोड़ पे आया है। एसेट स्केल कर नतीजे कमजोर है, एबिटा मार्जिन 20% से गिरकर 15% पे आए हैं, मुनाफा 54 करोड़ से गिरकर 22 करोड़ पे आया। लेकिन बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है। 290 के भाव पे 21 लाख शेयर जो है कंपनी बायबैक करेगी। साइज 69 करोड़ का है। इसके अलावा कुछ खबरें जिसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पे नजर रखेगा, क्योंकि बोर्ड ने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। उज्जीवन फाइनेंशियल के शेयर होल्डर्स को 10 शेयर के सामने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 115 शेयर्स मिलेंगे। और सबसे आखिरी में अक्षर कैम इंडिया, यहाँ पे नजर रखेगा। नतीजे आए हैं, लेकिन साथ साथ कंपनी ने बोर्ड ने यहाँ पे बायबैक को मंजूरी दी है। 590 के भाव पे 1,70,000 के आसपास के शेयर जो कंपनी बायबैक करेगी। 10 करोड़ का बायबैक का साइज है। ओके, तो ढेरों नतीजे, ढेरों खबरें लेकर हमारी टीम लेकर आई है आपके लिए, पर इन सभी चीज़ों पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है ये भी एक बार जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर एबिटा फ्रंट पर आप देखिए तो नतीजे बढ़िया हैं, फिर भी 2 ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट को कट किया है। 5,768 से 5,692 लक्ष्य किया है मैक्वायरी ने। हालांकि जो रेटिंग है इसे बरकरार रखा है। और वहीं डॉक्टर रेड्डीज पर जो बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है इसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग को तो बरकरार रखा गया, लेकिन लक्ष्य काटा है। 5,265 से 5,034 कर दिया है। लेकिन नोमेरा जो है खरीदारी किराए दे रहे हैं और स्टॉक में लक्ष्य बढ़ा है, 5,619 से 5,860 के करीब कर दिया है। इसके अलावा नजर रखनी चाहिए वेदांता पर, यहाँ पर नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले। सिटी ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 400 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि 6% की डिविडेंड यील्ड बहुत आकर्षक है। यूपीएल यहाँ पर भी देखिए नतीजे काफी अच्छे देखने को मिले और प्राइस हाइक का असर जो है मार्जिन पर देखने को मिला। सीएलएसए ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ाकर 1,060 कर दिया। जेफरीज भी अगर आप देखें तो लक्ष्य को खरीदारी किराए को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य 965 से घटाकर 945 कर दिया है। गेल के नतीजे अच्छे हैं, हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने कोई भी रेटिंग या टारगेट प्राइस में बदलाव नहीं किया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर भी आप देखें तो असेट क्वालिटी और डिसबर्समेंट के लिहाज से नतीजे काफी बढ़िया है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,550 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा नजर रखनी चाहिए सेल ब्लॉकबस्टर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले, जिसके बाद जेपी मॉर्गन ने रेटिंग है इसे अपग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी बढ़ा है 150 से बढ़ाकर 165 कर दिया। 115 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। लेकिन बंधन बैंक के नतीजे हर पैमाने पर काफी निराशाजनक है, जिसके चलते ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट और रेटिंग दोनों कट किए और रेटिंग जो है घटाई है सीएलएसए ने और टारगेट भी 300 से घटाकर 270 कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो नोमेरा ने भी जो टारगेट है उसे कट किया है। इसके अलावा इक्विटास बैंक, यहाँ पर नोमेरा ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 180 रुपए के लक्ष्य के लिए। बजाज फिनसर्व पर भी डाउनग्रेड किया है नोमेरा ने, कह रहे कि वैल्यूएशन महंगे, इसके चलते लक्ष्य भी घटाया है। और अंत में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर नतीजे अच्छे हैं, जिसके चलते सीएलएसए ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 750 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारी रिपोर्ट्स जो आती हुई दिख रही है इस वक्त स्टॉक्स पर। आइए वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। वीकेंड पर रही नतीजों की लंबी लिस्ट, उनमें से चुने हैं कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स आपके लिए। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं अच्छे रिजल्ट्स। मॉर्निंग सर, सेल क्लियरली ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। मैं एक या दो चीजें बताऊंगा सर सेल के बारे में। सर सबको मालूम था कि कोकिंग कोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो इसका एबिटा पर टन नीचे आएगा, बट किसी ने वॉल्यूम के बारे में नहीं सोचा था सर। तो इसका जो वॉल्यूम है सर वो 30% ऊपर है सर क्वार्टर क्वार्टर और 5% ऊपर है YoY। तो अगर आपकी कॉस्ट बढ़ भी रही थी जो सबके लिए है, बट इनका सेल्स वॉल्यूम इतना तगड़ा था सर कि फिर भी इन्होंने एबिटा पर टन, जो एबिटा एक्चुअली द एब्सोल्यूट एबिटा आई थिंक इज द हाईएस्ट एवर रिपोर्टेड बाय द कंपनी, एबिटा पर टन नीचे आया क्वार्टर क्वार्टर सर। बट सेल्स में आप जब गाइडेंस भी सुनेंगे कंपनी की, कॉन कॉल भी सुनेंगे, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि सेल्स जो है बहुत स्ट्रांग रही कंपनी की आगे जाके। सो अगर कोई चिंता कर रहा है कि कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहा है, बट आप सेल्स की तरफ भी देखिए। और दूसरा चीज सर, डेट रिडक्शन। सर इसका डेट जो कम हो गया, अभी 25,000 करोड़ हो गया। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि वो नेट डेट फ्री हो जाएंगे Q1 FY23 में। आप सोच सकते हैं सर, मेरे ख्याल में जब हमने चालू किया था ये 55,000 करोड़ के आसपास का डेट था इस कंपनी का, ऑलरेडी 25-30,000 करोड़ कम हो गया है और ये बात कर रहे हैं कि Q1 FY23 में डेट फ्री हो जाएंगे। और सब मिला के सर, सब मिला के आपको ये कंपनी जो है 3 टाइम EV एबिटा पे मिल रहा है। टाटा स्टील कुछ 6 टाइम पे होगा, JSW स्टील कुछ 5-5.5 टाइम पे होगा, वेदांता कुछ 4-4.5 टाइम पे होगा। तो आपको बहुत
सस्ता भी मिल रहा है और बहुत तगड़ा भी मिल रहा है। तो सेल के नंबर बहुत शानदार थे सर। उसी कैटेगरी में अगर मैं बात कर सकूं सर, क्योंकि स्टील के नंबर्स वेदांता के भी आए और एक और छोटी कंपनी शारदा के भी आए। वेदांता इनलाइन नंबर आए थे सर, 10,400 करोड़ सोचा था एबिटा आएगा, ऑलमोस्ट उतना ही आया। बट उन्होंने बोला कि हाँ, दे आर लुकिंग टू सेल द जिंक इंटरनेशनल टू जिंक इंडिया, ये कॉन में बोला है। तो उसका मेरे ख्याल में इम्पैक्ट देखना समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होगा। बट आई थिंक वेदांता वाज अ गुड शो। कोई ऐसा निराशाजनक नहीं किया कि उसका एबिटा बटन बिकॉज ऑफ कुकिंग कोल प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गया। और उसी सेगमेंट में सर शारदा एनर्जी बहुत तोड़फोड़ नंबर आए थे। छोटा कंपनी है इन दैट सेगमेंट ऑफ स्टील जो काम कर रहा है, आई थिंक उनके नंबर बहुत अच्छे आए थे। दूसरा सेगमेंट सर जो बहुत अच्छा है, आई थिंक पीएसयूज आर डूइंग वेरी वेरी वेल। पीएसयूज में आपने देखा सर फ्राइडे को जब मार्केट चल रहा था तो बीईएल, गेल के नंबर बहुत अच्छे आए, और अभी आप बीपीसीएल और आईओसी इन दोनों के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। कुछ इन्वेंट्री गिरने हेल्प किया ऑफ कोर्स, बट जो इनके जीआरएम्स आ रहे हैं सर, आई थिंक $5.5-6 जीआरएम्स आ रहे हैं। लोगों ने सोचा 4-4.5 आएंगे। आई थिंक दैट नंबर्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर आप जब कॉन्कॉल सुनोगे ना, जैसे बीपीसीएल का कॉन्कॉल सुना सर, गाइडेंस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो लोग बोल रहे थे वॉल्यूम और मार्जिन दोनों अपबीट है, सेकंड हाफ में रहेंगी, क्योंकि ऑयल डिमांड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो तगड़े अच्छे मार्जिन आ रहे हैं, जो नहीं सोचा था। गाइडेंस अच्छी आ रही है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है इन कंपनीज की। और थर्ड स्टॉक सर या कैटेगरी में बोल सकूं तो उसमें मैं सीमेंट को डालूंगा सर। मैं बार बार आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि सीमेंट एक ऐसी जगह है जहां पे लोग आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, बिकॉज कोल प्राइसेस आई थिंक 55% नीचे आ चुके हैं और रिसेंट हाई से। नेचुरल गैस प्राइसेस कम हो रहे हैं, और सर आप प्राइस हाइक भी आ रही है। अभी श्री सीमेंट का नंबर सर सबको पता था खराब आएगा, वीक आएगा, बट आई थिंक जितना भी एस्टिमेट था स्ट्रीट पे उससे भी अच्छा नंबर आया है। एबिटा डिक्लाइन हुआ है सर 11%। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप बड़े कंपनी को कंपेयर करें, आप एसीसी को, अल्ट्राटेक को, अंबुजा सीमेंट को कंपेयर करें, तो इसका जो एबिटा डिक्लाइन था 11%, ये सबसे अच्छा है कंपेयर टू अदर्स। एसीसी ने 15% देखा था, अल्ट्राटेक ने 18% देखा था, अंबुजा सीमेंट ने 23% देखा था। सो इन दैट कैटेगरी इटसेल्फ आई थिंक श्री सीमेंट हैज डन वेरी वेरी वेल। 825 करोड़ का एबिटा है, 830 करोड़ का एबिटा लोगों ने सोचा था, उसके सामने 900 करोड़ एबिटा आया सर। तो आपको वायर कॉटन कम दिखेगा, बट आई थिंक एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा नंबर था। सो आई वुड लाइक टू प्लेस स्टील, पीएसयूज एंड सीमेंट, श्री सीमेंट इन कैटेगरी जहां पे अच्छे नंबर आए। तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे। टॉप 3 कमजोर नतीजे, ये इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं वरिंदर? सर एक तो आई एम श्योर सबको मालूम है सर, बार बार हम बात कर रहे हैं उसकी, वो बंधन बैंक है सर। आई थिंक पूरी दिवाली की सफाई इन्होंने बहुत क्लियरली ले ली है सर। इशू ये नहीं है कि हमें इतना बड़ा प्रोविजन आया, मतलब सबको पता है कि 5,500 करोड़ का प्रोविजन किया, 3,000 करोड़ का लॉस किया, बट सर इशू क्या है कि अभी भी जो उनका बुक है ना बहुत रिस्की है। अभी भी अगर उसका बुक देखेंगे, आप पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि अभी 40-50% से ज्यादा बुक अभी भी रिस्की है। और अभी भी ये स्टॉक सर 2.8 टाइम 2.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। तो ऐसा नहीं है। सो द बिगर क्वेश्चन इज कि इज इट ओवर? आई डोंट थिंक सो इट इज ओवर। प्लस वैल्यूएशन कोई ऐसा नहीं है जैसे आप बोलो ना कि पीएनबी का नंबर यार बहुत खराब आया, और पीएनबी तो वैसे ही 0.5 पे ट्रेड करता है, या आईडीबी का नंबर खराब आया तो वैसे ही 3-4 पे ट्रेड करता है। बट ये तो वैसे भी 3 टाइम के आसपास ट्रेलिंग प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, तो वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है सर, और नंबर्स भी खराब आए हैं। क्योंकि प्रोविजन जो हुई है सर वो 7%, आप सोचिए जो लोन दिया हुआ है उसका 7% तो हमने बोल दिया कि हाँ भी भैया शायद वापस ही नहीं आएगा। हमें एक्सपेक्टेशन था 1,250 करोड़ आएगा, बस 5,500 करोड़ का प्रोविजन, 10% का जीएनपी है। क्योंकि जब आप नंबर देखो तो ऐसा लगता है कि आप क्या कोई पीएसयू बैंक को देख रहे हो 3 साल 4 साल पहले, उस तरीके से बंधन के नंबर आए। मतलब इस कैटेगरी में इक्विटास के नंबर भी अच्छे आए थे सर, कोई खराब नंबर नहीं आए थे। क्योंकि आरबीएल ने डिसअपॉइंट किया था, बट आई डोंट नो व्हाई दीस टू बैंक्स नाउ हैव सिवियरली अंडर परफॉर्म सम ऑफ द पेयर्स आल्सो। केमिकल सर बार बार बोल रहा हूँ, फार्मा केमिकल्स में अच्छी कंपनीज है, बट वैल्यूएशन और मार्जिन देखिए। जैसे आरती इंडस्ट्रीज का सर, उसका सेल 17-18% ऊपर था क्वार्टर, बट उसका एबिटा नीचे था सर 2%। इसलिए था बिकॉज उसका जो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट है उसका जो एबिट है सर वो 9% नीचे आया YoY, 21% नीचे आया क्वार्टर, जिसने पूरे के पूरे उसको इम्पैक्ट कर दिया। और सर रोजारी बायोटेक 90 टाइम पे 90 टाइम्स पे ट्रेड करता है, 90 टाइम्स पे। नंबर्स देखिए सर, ग्रॉस मार्जिन 15% नीचे आया YoY, 8-8.5% नीचे आया क्वार्टर, इवन एबिटा मार्जिन। क्योंकि जिस तरीके से 25-30% के मार्जिन 10-15% पे आ रहे हैं एक क्वार्टर में, एंड और अभी भी वैल्यूएशन 80-90 टाइम पे है, इट मेक्स थोड़ा सा जिटरी। ओके तो ये है कमजोर नतीजों की लंबी लिस्ट आपके लिए। आज भी रिजल्ट्स के लिए आज से एक बड़ा दिन, कल सुबह फिर से होगी मुलाकात। वरिंदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। और आज पिक ऑफ द सीरीज है, शुक्रवार की बजाय सोमवार से। तो आइए करते हैं सबका स्वागत।
राकेश जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द सीरीज है एनएमडीसी देखें तो ऊपर से लगभग 200 रुपए के ऊपर से करेक्ट होता हुआ स्टॉक आया है। अब टेक्निकली लग रहा है कि एक बॉटम लग चुका है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, मेटल्स में एक रैली देखने को मिल सकती है, तो एनएमडीसी को चूज करा है मैंने एज अ पिक ऑफ द सीरीज। 133 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2 टारगेट दे रहा हूं, पहला टारगेट है 157 का, दूसरा टारगेट है 164 का। एनएमडीसी है मेरा पिक ऑफ द सीरीज। 157, 164 के टारगेट के लिए करें खरीदारी एनएमडीसी में। कुणाल जी, आपको क्या पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, जिसका चार्ट बहुत ही जबरदस्त लगता है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है अनिल जी इस सीरीज में ये स्टॉक 700 रुपए के पार जाना चाहिए। 615 के आसपास ये शुक्रवार को बंद हुआ, उसके बाद इसके रिजल्ट्स आए हैं और मुझे लगता है अनिल जी 700 रुपीज का टारगेट होना चाहिए। 685 का रख लें। 685 के लक्ष्य के लिए बाय करना है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स को। 600 रुपए पर स्टॉप लॉस सकता है। बिल्कुल। और दीप में आज सोच भी रहा था इसको स्टॉक को पिक ऑफ द डे देने के लिए, लेकिन जो खुले गए जो कुणाल जी के टारगेट है ना, टारगेट कितने थे? 685 नहीं, 685 तो नहीं खुलेगा, लेकिन 4-5% तो ऊपर खुलना चाहिए ऐसा लगता है, इसलिए वो फिर शायद मौका मिले ना मिले। लेकिन आज ये बढ़िया नतीजा है। सीरीज नहीं, स्टॉक ऑफ द डे भी हो सकता है। मतलब ये आज बढ़ने वालों में सबसे आगे रहेगा। यस, 100%। आइए सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे मेटल सेक्टर पे नजर रखना चाहिए और टाटा स्टील के अंदर यहाँ पे एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 1300-1315 के आसपास टाटा स्टील में खरीदारी करें। 1270 का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 1375 से 1380 का पहला टारगेट बनेगा। 1380 टू बी वेरी प्रिसाइज। 1430 दूसरा टारगेट। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील में यहाँ पे खरीदारी करें। 1380 से 1430 के टारगेट्स के लिए नीचे में 1270 का स्टॉप लॉस। ओके, 1270 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में करें खरीदारी। ये रहा है सुमित जी की। विश्वेश जी, आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, मुझे कैश का स्टॉक पसंद है। स्टॉक का नाम है सांघवी मूवर्स। लास्ट वीक अगेंस्ट द मार्केट परफॉर्म किया था और छोटी कंपनी है, 950 करोड़ का फुल मार्केट कैप है। मुझे लगता है कि स्टॉक का जिस हिसाब से मूव है ये वीक कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पे 205 के स्टॉप लॉस से अनिल जी सांघवी मूवीज़ को खरीदना है। मेरा ये वीक का टारगेट है 250 रुपीज़। 250 का टारगेट और 205 का स्टॉप लॉस, ये है खरीदारी करने के लिए आए सांघवी मूवर्स में। जैन साहब, आपका पिक ऑफ द सीरीज? यस, बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल टू द फेस्टिव वीक। इनफैक्ट और एक ट्रंकेटेड वीक है, तो इस बार मैंने जो लास्ट वीकेंड, जो फ्राइडे वीकेंड जो शो था बाजार अगले हफ्ते, उसमें मैंने कोलगेट पामोलिव को एफएनओ पिक के तौर पे दिया, इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज मैंने इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे दिया था और इंडोको रेमेडीज मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया। मुझे लगता है कि फार्मा थोड़ा इस सीरीज में डिफेंसिव की तरह प्ले किया जा सकता है। और प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि मैंने पहले भी बहुत बार किया बट और अभी भी मुझे लगता है कि इथेनॉल वाला स्टोरी पूरा इंटैक्ट है और ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे प्राज इंडस्ट्रीज। जस्ट बिकॉज वो स्टॉक T2T में तो प्राज उतना परफॉर्म नहीं करा बट बहुत कॉन्सोलिडेटेड है। और जो मैं वापस से अब जो पिक ऑफ द सीरीज का जो आपका सवाल है उसका मैं आंसर करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ICICI GI, जो कि बहुत ही सेफ लगता है मुझे, जैसे कि इंश्योरेंस का ही बिजनेस है, हेल्थ इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का, तो ICICI GI को इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए देखा जा सकता है। चंबल फर्टिलाइजर मुझे अच्छा लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे वापस से, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा फार्मा स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बायोकॉन, जो मैं एफएनओ के स्टॉक्स बता रहा हूं, और एक मुझे PGHH, ये स्टॉक अच्छे लगते हैं। सो ICICI GI, चंबल फर्टिलाइजर, बायोकॉन एंड PGHH। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो जैन साहब को है पसंद। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।